Hello everyone, this is the second lecture on the ecological factor temperature. इस लेक्चर में हम एनिमल अडेप्टेशन के बारे में बात करेंगे टू दी थर्मल स्ट्रेस कि जब टेम्परेचर राइज होता है या टेम्परेचर फॉल डाउन होता है तो एनिमल उस डिफरेंट कंडीशंस में कैसे सरवाइव करते हैं, कौन कौन से वो अडेप्टेशन शो करते हैं इन द डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशंस विद द टेम्परेचर इज कंटिन्यूसली चेंजिंग. So let's start. The animal's adaptation to the thermal stress. The temperature is important in controlling the rate of the metabolic process inside an organism and in maintaining the homeostasis. तो homeostasis मतलब कि अपने बॉडी का जो इंटरनल जो टेम्परेचर है उसको कंट्रोल करना, उसको रेगुलेट करके रखना, एक कांस्टेंट टेम्परेचर रखना. तो उसको मेंटेन करने के लिए और साथ ही साथ अपने जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस बॉडी के अंदर कंटिन्यूसली होती रहती हैं, जैसे कि रेस्पिरेशन है, डाइजेशन, तो ये जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस बॉडी के अंदर हो रही हैं तो इन सबको कंट्रोल करने में जो टेम्परेचर है वो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है. अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो बॉडी के जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं उस टेम्परेचर का अफेक्ट उन मेटाबॉलिक प्रोसेसेस पर भी होगा. हमारा जो होम्योस्टेसिस है, जो नॉर्मल कंडीशन है हमारी बॉडी की, जो नॉर्मल टेम्परेचर है हमारी बॉडी का, उस पर भी इफेक्ट होगा. ठीक है, तो टेम्परेचर के एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है. तो अब जब टेम्परेचर चेंज होता है तो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस भी चेंज होती हैं, इनकी रेट पर भी इफेक्ट पड़ता है. तो अब एनिमल्स ने कौन कौन से ऐसे मेथड्स अपनाए हुए हैं जिनसे वो टेम्परेचर चेंज हो रहा है लेकिन वो अपनी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के रेट को चेंज नहीं होने दे रहे, उन्हें एडेप्टेशंस के बारे में हमने आज पढ़ना है. Next, they are saying the homeostasis is the property of a living organism to regulate its internal environment to maintain a stable, constant condition under varying external environment. क्या कह रहे हैं कि एक्सटर्नल जो इन्वायरमेंट है, सराउंडिंग जो इन्वायरमेंट है वो चेंज हो रहा है. ठीक है, वो बार बार चेंज हो रहा है, कभी कोल्ड है, कभी विंटर है, कभी समर है, कभी विंटर है, कभी कैसा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, कभी रेन हो रही है, तो टेम्परेचर वेरी कर रहा है, कंडीशंस वेरी कर रही है, कभी ह्यूमिडिटी है सराउंडिंग के अंदर, कभी नहीं है. तो लेकिन कंडीशंस का वेरी करने का बॉडी के जो स्टेबल इन्वायरमेंट है, इंटरनल इन्वायरमेंट है, उस पर कोई भी इफेक्ट ना पड़ने देना. जो इंटरनल इन्वायरमेंट है बॉडी का वो कांस्टेंट रखना. तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? होम्योस्टेसिस. सो द होम्योस्टेसिस इज द प्रॉपर्टी टू मेंटेन देयर इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ द ह्यूमन बॉडी और एनी मैमल्स बॉडी. किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी का जो इंटरनल इन्वायरमेंट है उसको मेंटेन करके रखना, उसको कांस्टेंट रखना, डिस्पाइट द फैक्ट दैट द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इज चेंजिंग continuously. So this property is the homeostasis. और इसी बेस पे जितने भी जो एनिमल्स हैं उनको दो क्लासेस के अंदर डिवाइड किया गया है, दो ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया है कि वो अपने बॉडी टेम्परेचर को कैसे मेंटेन करके रखते हैं. So on this basis, all the organisms are divided into the two groups, the homeothermic animals and the poikilothermic animals. Homeothermic animals are also known as the warm-blooded animals and the poikilothermic animals are also known as the cold-blooded animals. होम्योथर्मिक एनिमल्स और पोइक्लोथर्मिक एनिमल्स, इनके अलावा एक थर्ड क्लास है द टेम्पोरल हेट्रोथर्म्स. टेम्पोरल हेट्रोथर्म्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कभी अपने बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करते हैं, कभी रेगुलेट नहीं करते. सो द स्पीशीज दैट समटाइम्स रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर, जो कभी कभी अपने बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करती हैं और कभी कभी अपने बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट नहीं करती, ऐसे स्पीशीज को हम कहते हैं टेम्पोरल हेट्रोथर्म्स. नेक्स्ट, जब हम होम्योथर्मिक एनिमल्स और पोइक्लोथर्मिक एनिमल्स को डिटेल में स्टडी करेंगे, सो व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म होम्योथर्मिक एनिमल्स? The homeothermic animals are those organisms which are capable of maintaining relatively constant body temperature regardless of the surrounding environmental condition. जो अपने बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रख सकते हैं, चाहे फिर कोई भी इन्वायरमेंटल कंडीशन क्यों ना हो, चाहे रेन हो रही है, कोल्डर है, ठंड है, गर्मी है, सर्दी है, कोई भी कंडीशन क्यों ना हो. ठीक है, डिपेंड नहीं करता वो इन्वायरमेंट की कंडीशंस पे, जो ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है उसका जो टेम्परेचर होगा वो कांस्टेंट रहेगा.
वो कौन सी एनिमल्स होते हैं? होम्योथर्मिक एनिमल्स। जबकि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो इन्वायरमेंटल के टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं, इन्वायरमेंट का टेम्परेचर चेंज हुआ तो उनकी बॉडी का टेम्परेचर भी चेंज हो गया। तो जो इन्वायरमेंट के टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं, अपनी बॉडी का एक कांस्टेंट टेम्परेचर नहीं मेंटेन कर पाते, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं पोइकिलोथर्मिक एनिमल्स, while the homeothermic animals are those organisms which are able to maintain a constant body temperature independent on the environmental conditions. This ability allows them to thrive in a wide range of the habitat and survive in the various climatic conditions. कि ये एबिलिटी है उनके ऑर्गेनिजम्स की कि वो अपना टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं, वो इन्वायरमेंटल कंडीशंस पे डिपेंडेंट नहीं है, इसकी वजह से वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैबिटेट्स में सरवाइव कर सकते हैं। अगर विंटर है कहीं पर, ठंडा मौसम है, तो वो वहां पर भी सरवाइव कर सकते हैं, और कहीं पर गर्मी है तो वो वहां पर भी सरवाइव कर सकते हैं। लेकिन जो पोइक्लोथर्मिक एनिमल्स है, सपोज कोई पोइक्लोथर्मिक एनिमल जो केवल विंटर के अंदर सरवाइव कर सकता है, लेकिन कोल्ड जो गर्मी होगी उसके अंदर वो सरवाइव नहीं कर पाएगा समर कंडीशंस में, क्योंकि टेम्परेचर चेंज हो गया तो अब उसकी बॉडी के टेम्परेचर पर भी इफेक्ट होगा, और वो उन इन्वायरमेंटल कंडीशंस में, समर इन्वायरमेंटल कंडीशंस में सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो जो पोइक्लोथर्मिक एनिमल्स हैं वो डाइवर्स हैबिटेट में सरवाइव नहीं कर पाते, जबकि ये उन जो अडेप्टेबिलिटी है होम्योथर्मिक एनिमल्स की कि वो सरवाइव कर सकते हैं डिफरेंट रेंज ऑफ द हैबिटेट्स के अंदर इन द वेरियस क्लाइमेटिक कंडीशन। तो उनके पास बहुत सारे हैबिटेट हैं कि ऐसा है कि ये इसमें भी सरवाइव कर सकते हैं और इसमें भी। सो दे हैव डाइवर्स रेंज ऑफ हैबिटेट फॉर द होम्योथर्मिक एनिमल्स। Now, the homeothermic animals are generally more active and have greater mobility compared to the poikilotherms. जो poikilothermic animals हैं उनके कंपैरिजन में जो homeothermic animals होते हैं वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं, ज़्यादा मोबिलिटी शो करते हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूवमेंट शो करें, दैट इज द मोबिलिटी। सो दे आर मोर एक्टिव. Their consistent body temperature allows them to be active both during the day and night, whereas the poikilotherms often exhibit reduced activity during the colder periods. जो होम्योथर्मिक एनिमल्स है उनका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, इसलिए वो डे हो, नाइट हो, समर हो, विंटर हो, वो हर सिचुएशन के अंदर एक्टिव रहते हैं। लेकिन जो पोइकिलोथर्म्स होते हैं वो कोल्डर इन्वायरमेंट्स के अंदर उनकी जो एक्टिविटी है वो कम हो जाती है, उस टाइम पे वो हिबरनेशन पीरियड में चले जाते हैं, जहाँ पे उनकी जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है वो कम हो जाती हैं, और वो जो समर कंडीशंस आती हैं तब वो फिर से एक्टिव पीरियड में आ जाते हैं। सो दे हैव अ रिड्यूस्ड एक्टिविटी ड्यूरिंग द कोल्डर पीरियड, जबकि जो होम्योथर्मिक एनिमल्स होते हैं वो समर और विंटर दोनों के टाइम पे एक्टिव रहते हैं, बिकॉज दे हैव अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर विच डज नॉट डिपेंड ऑन द सराउंडिंग environmental conditions. Many homeothermic animals have a specialized insulation such as the fur, feather or the blubber to retain the body heat in the cold environment. तो भी कैसे अडेप्ट करते हैं होम्योथर्मिक एनिमल्स की? सपोज कोल्ड इन्वायरमेंट कंडीशन है, तो बाहर तो टेम्परेचर बहुत कम है, लेकिन उनको अपने बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करके रखना है, तो उनके पास स्पेशलाइज्ड इंसुलेशन होती हैं, जैसे कि फीदर्स होते हैं, फर होते हैं, जिनकी हेल्प से वो अपनी बॉडी की जो हीट है वो उसको लूज नहीं होने देते, वो उनको प्रिजर्व करके रखते हैं, रिजर्व करते हैं with the help of these fur and feathers. So with the help of these fur and feather they retain their body heat, and in this way they can survive in the colder conditions also. So this is an adaptation of the homeothermic animals. They also seeking shade to control their body temperature. अगर फर और फिदर जैसे ब्लबर ये अडेप्टेशन नहीं है उनके पास, तो वो क्या नेक्स्ट अडेप्टेशन फॉलो करेंगे कि वो अगर सपोज वार्मर कंडीशंस हैं तो वार्मर कंडीशन में क्या करेंगे, दे नीड टू कूल डाउन देयर बॉडी टेम्परेचर, तो वहां पे वो शेड की कंडीशंस को देखेंगे, तो सर्च करेंगे और फिर वहां पर वो सरवाइव करेंगे। सो इन दिस वे दे कैन मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर. The homeothermic animals have high metabolic rate and low thermal conductance. जो homeothermic animals हैं उनकी जो metabolic rate होती है वो बहुत हाई होती है, और जो thermal conductance है वो लो होती है। thermal conductance मतलब हीट को अपने अंदर से पास होने देना, वो अपने अंदर से हीट को पास नहीं होने देते इतनी इजीली, वो इन
इंसुलेशन की तरह काम करते हैं, ज्यादा हीट को लॉस होने से रोकते हैं। अगर वो ज्यादा हीट को पास नहीं होने देते, दैट मीन्स दे हैव द लो थर्मल कंडक्टेंस। एंड नाउ देयर आर द डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ द होम्योथर्मिक एनिमल्स। एग्जांपल्स आर द mammals. Mammals includes the humans, dogs, cats, etc. and birds. So these are the examples of the homeothermic animals. Next is the poikilothermic animals. The poikilothermic animals are those that are not able to maintain their body temperature at a constant level. जो अपने body temperature को constant नहीं रख सकते, जो अगर environment का temperature change हुआ तो उनका body temperature भी change हो जाएगा. So these type of the organisms are the poikilothermic animals. So these are not able to maintain their body temperature at a constant level, and these organisms' body temperature fluctuate with the environmental temperature. The rate of metabolism in the poikilothermic animals is controlled by the change in the environmental temperature. होम्योथर्मिक एनिमल्स में क्या है कि जो मेटाबॉलिज्म की जो रेट है वो कांस्टेंट रहेगी, इन्वायरमेंटल टेम्परेचर चेंज हो या ना हो। लेकिन यहाँ पे क्या है, पोइक्लोथर्मिक एनिमल्स में अगर इन्वायरमेंटल टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो जो मेटाबॉलिज्म की रेट है पोइक्लोथर्मिक एनिमल्स में वो भी चेंज हो जाएगी। सो दे डिपेंड on the environmental temperature. The poikilothermic animals have a specific upper and the lower thermal limits that they can endure. कि जो पोइथर्मिक एनिमल्स हैं उनकी एक अपर और लोअर लिमिट्स होती है कि इससे ज्यादा टेम्परेचर में वो सरवाइव नहीं कर सकते और इससे कम टेम्परेचर में वो सरवाइव नहीं कर सकते. सो दे हैव अ लिमिट, बियॉन्ड दैट दे आर नॉट एबल टू सरवाइव. while the homeothermic animals have a certain adaptations due to which they can survive in the diverse range of habitat and conditions. The temperature range at which poikilotherms carry out their daily activities is called the operative temperature range. कि जो पोइक्लोथर्मिक एनिमल्स होते हैं उनकी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रेंज होती है जिसपे वो एक्टिव होते हैं, जिस टेम्परेचर रेंज में वो काम कर सकते हैं, राइट, दे कैन सर्वाइव. सो दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर रेंज एट विच द पोइक्लोथर्मिक एनिमल्स आर एक्टिव एंड परफॉर्म आउट देयर डेली एक्टिविटीज, दैट टेम्परेचर रेंज इज कॉल्ड द ऑपरेटिव टेम्परेचर range. Now, the terrestrial and the amphibians poikilotherms use behavioral thermoregulation such as adjusting their position and location to maintain a tolerable and relatively stable body temperature while they are active. तो अगर इनको एक्टिव रहना है तो कई बार ये क्या एडेप्टेशन शो करते हैं. सपोज विंटर की आ रहे हैं, ठीक है, और ये मतलब विंटर में ज्यादा बहुत कम टेम्परेचर होता है तो ये सरवाइव नहीं कर सकते, इसलिए ये अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं, अपनी लोकेशन चेंज कर लेते हैं ताकि ये एक ऐसे टेम्परेचर में सरवाइव कर सके जिसको वो टॉलरेट कर सकें, एंड दे कैन बी एक्टिव ऑल्सो. सो टू एस्केप द लॉन्ग कोल्ड विंटर्स, जो कोल्ड विंटर्स होते हैं उनसे बचने के लिए जो टेरेस्ट्रियल पोइकिलोथर्म्स होते हैं दे गो इनटू द लॉन्ग सीजनल टॉर्पर कॉल्ड द हाइबरनेशन. तो जो जब ठंड आती है बहुत ज्यादा तो जो टेरेस्ट्रियल पोइक्लोथर्म्स होते हैं वो उस ठंड से बचने के लिए हिबरनेशन में चले जाते हैं. हिबरनेशन एक पीरियड होता है जहाँ पे वो एक्टिव नहीं होते, दे आर फिजियोलॉजिकली इनएक्टिव, और वो कुछ चेंजेस भी शो करते हैं जिससे वो इनएक्टिव दिखाते हैं कि उनका जो ब्रीदिंग लेवल होता है वो स्लो हो जाता है, हार्ट रेट स्लो होती है, उनकी मेटाबॉलिक रेट स्लो होती है उस टाइम पे. सो दे गो ऑन द हिबरनेशन, और हिबरनेशन के टाइम पे दे रिजर्व देयर एनर्जी, वो अपनी एनर्जी को सेव कर रहे होते ताकि जब एक्टिव पीरियड आएगा तो वो उस एनर्जी को सरवाइव करने के लिए, अपने डेली एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए यूज कर सकें. तो और जब हिबरनेशन के टाइम पे दे reserve their energy by slow breathing and the heart rate and the low metabolic rate. The examples of the poikilothermic animals are the fishes and the reptiles. Next, these are the examples of the poikilothermic animals and the homeothermic animals. Example of the poikilothermic animals includes the crocodile, frog, lizard, while the homeothermic animals examples the monkey and the rabbit. Now, on the basis of that how the organisms
regulate their body temperature. On this basis, there are the two different type of the organism, that the ectothermic and the endothermic. ऑर्गेनिज्म को अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करना पड़ता है. ज्यादा टेम्परेचर है बाहर तो उनको अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना पड़ेगा. बट हाउ दे आर डूइंग दैट? ऑन दैट बेसिस there are the two different types of the organisms, ectothermic animals and the endothermic animals. Now the ectothermic animals. Endothermic animals. Endothermic animals are those organisms which can internally generate heat and regulate their body temperature. एंडोथर्मिक एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जिनको अगर हीट चाहिए होती है तो वो सराउंडिंग से हीट नहीं लेते, अपनी बॉडी से ही हीट जनरेट करते हैं, अपनी बॉडी के मेटाबॉलिक प्रोसेसेस से, respiration, so they generate the heat by its own through own body, so they does not depend on the external environment. These type of the animals are the endothermic animals which can internally generate heat and regulate their body temperature. Endothermic animals have the high metabolic rate and can maintain a stable body temperature independent of the surrounding environment. Again, surrounding environment पे depend नहीं होंगे ये हीट के लिए, ये अपने बॉडी से खुद हीट जनरेट कर सकते हैं. तो अब ज्यादा हीट जनरेट करें तो जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होंगी बॉडी की वो भी बहुत हाई रेट से होंगी. Right, so this ability allows the endotherms to active and functional in various environmental conditions, कि वो environment से हीट लेने के लिए environment पर depend नहीं है. इसी वजह से वो बहुत सारे environmental conditions के अंदर active होते हैं, survive कर सकते हैं. The endotherms generate most of heat they need internally. Again, अगर उनको heat चाहिए endothermic animals को तो वो internally अपनी body से ही generate करते हैं. When it's cold out, जब बाहर ठंड होती है तो क्या करते हैं, उनकी जो metabolic heat production है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है. तो जो उनकी प्रोसेस है कि जो उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है जिनसे वो हीट प्रोड्यूस करते हैं, तो वो जो एक्टिविटीज है उनकी वो इंक्रीज हो जाती हैं टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर कॉन्स्टेंट. वो एक्टिविटीज इंक्रीज क्यों होती हैं? ताकि उनको उससे ज्यादा हीट मिले और जो उनकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहे. बिकॉज ऑफ दिस, इसी वजह से द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर ऑफ एन एंडोथर्म इज मोर और लेस इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द इन्वायरमेंट. जिसकी वजह से जो इंटरनल बॉडी जो टेम्परेचर होता है एंडोथर्मिक एनिमल्स का वो इन्वायरमेंट के टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता. दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द इन्वायरमेंट, क्योंकि उनको अगर हीट चाहिए बाहर कोल्ड कंडीशंस है so they are not depending on the environmental conditions. They take that heat from their own body by increasing their metabolic rate. Now, the endotherms can utilize various physiological mechanisms such as the shivering to produce the heat or sweating to cool down to maintain their body temperature within a narrow range. जो endothermic animals हैं अगर उनको अपना temperature maintain करना है तो इसके अलावा भी उनके पास और भी mechanisms हैं, जैसे कि अगर बाहर ठंड है तो दे विल शिवर. अगर जो वो शिवरिंग करते हैं तो हीट प्रोड्यूस होती है. सो बाय डूइंग शिवरिंग दे कैन प्रोड्यूस हीट एंड दैट हीट इज प्रोड्यूसिंग बाय देयर ओन बॉडी. और अगर वार्मर कंडीशंस हैं, उनको अपनी बॉडी का टेम्परेचर कूल डाउन करना है तो कूल डाउन करने के लिए दे स्टार्ट स्वेटिंग. सो दिस इज ऑल अबाउट द एंडोथर्मिक एनिमल्स. नेक्स्ट इज द एक्टोथर्मिक एनिमल्स. Ectothermic animals are those organisms that rely on the external source of heat to regulate their body temperature. In the previous slide, these birds and the monkeys, these are the examples of the endothermic animals. Now, the ectothermic animals are those organisms that rely on the external source of heat to regulate their body temperature. एक्टोथर्मिक एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जिनको हीट चाहिए होती है लेकिन वो अपने बॉडी से ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट जनरेट नहीं कर सकते, इसीलिए वो इन्वायरमेंट के अंदर जो एक्सटर्नल सोर्सेज हैं हीट के वो उन पे डिपेंड करते हैं. सो दे टेक द हीट from the external environment to maintain their temperature. So these organisms have limited ability to control their body temperature, so they regulate it by the behavioral adaptation like the seeking shade or the sunshine, the movement of wings to absorb the light and the warmth. वो अपनी बॉडी से ज्यादा अमाउंट में हीट जनरेट नहीं कर सकते, इसीलिए वो इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट पर डिपेंड है. लाइक अगर
कोल्डर कंडीशन है, उनको हीट चाहिए, तो वो सनसाइन पर डिपेंड होंगे, राइट। दे विल एब्जॉर्ब द लाइट एंड द वार्मथ फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इन द सेम वे अगर वार्मर कंडीशन है तो शेड के लिए वो अपने टेम्परेचर को कूल डाउन करने के लिए दे विल नॉट शिवर, दे विल सीक फॉर द शेड, वो छाया ढूंढेंगे, राइट। सो दे डिपेंड ऑन द बिहेवियरल अडेप्टेशन, they depend on the external environment to regulate their body temperature. Now the ectotherms mainly depend on the external heat source, external heat sources पर depend है, although the ectotherms do not generate some metabolic heat like the other organism, but ectotherms cannot increase this heat production to maintain a specific internal temperature. तो क्या कह रहे हैं, जैसे बाकी जितने भी ऑर्गेनिज्म है सभी हीट जनरेट करते हैं अपनी बॉडी से अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। इन द सेम वे द एक्टोथर्मिक एनिमल्स आल्सो जनरेट हीट फ्रॉम देयर बॉडी टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर। लेकिन वो जो हीट प्रोडक्शन की जो कैपेसिटी है एक्टोथर्मिक एनिमल्स की, वो उनको इंक्रीज नहीं कर सकते। जितना वो करते हैं पहले डिफरेंट कंडीशंस में, चाहे समर हो विंटर, जितना वो हीट प्रोड्यूस कर सकते हैं वो उतना ही करते हैं। एक्स्ट्रा हीट के लिए दे डिपेंड ऑन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। Now the animals exchange heat with the environment through the radiation, conduction, convection and evaporation. अब एक्टोथर्मिक एनिमल्स को क्या चाहिए होती है, हीट चाहिए होती है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से। अब वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से हीट कैसे एक्सचेंज करते हैं, रेडिएशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन, इवेपोरेशन के थ्रू। Now the examples of the ectothermic animals are the snakes and the frog, lizard, turtle. So these are all the examples of the ectothermic animals. Now the regulation of the temperature by the ectothermic animal. अब जो ectothermic animals हैं वो अपना temperature regulate करते हैं by taking the heat from the external environment. और external environment से वो heat कैसे लेते हैं, radiation, conduction, convection के through। तो अब उन्हीं हम तीनों methods को discuss करेंगे। Now heat always moves from the warmer to the colder object. Heat हमेशा warm object से colder object की तरफ जाती है, ठीक है। तो अब तीन तरीके हैं जिनसे जो ऑर्गेनिज्म है वो हीट को एक्सचेंज कर सकते हैं सराउंडिंग एनवायरनमेंट के साथ। द फर्स्ट इज द रेडिएशन. Radiation is the method of the heat exchange that is refers to the transfer of the thermal energy through the electromagnetic waves without the need for a physical medium. रेडिएशन के अंदर क्या होता है कि जो हीट एनर्जी, जो हीट है वो ट्रांसफर होती है ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के बीच में, लेकिन उनको ट्रांसफर के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती। दैट ट्रांसफर ऑफ हीट कैन ऑल्सो अकर इन वैक्यूम, सो दे डज नॉट नीड एनी physical medium for the transfer of that heat, and that heat is transferred through the electromagnetic waves. वो जो heat जो transfer होती है वो radiation के through होती है और उसको किसी भी physical mediums की जरूरत नहीं होती. So the radiations can occur even in the vacuum. The amount and the type of radiation emitted by the object depend on its temperature and the surface characteristic. ये कोई भी surface है वो अगर वो रेडिएशन एमिट कर रहा है तो वो कितने अमाउंट के अंदर रेडिएशन एमिट करेगा और कौन सी टाइप की रेडिएशन एमिट होंगे उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से, वो किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे, कि टेम्परेचर कैसा है आसपास का, राइट। तो रेडिएशन के अंदर क्या होगा, हीट का एक्सचेंज होगा बट through the electromagnetic waves or the radiations, and there is no need of any medium for that exchange of the heat. Next is the conduction. Conduction is a process of heat transfer within a solid material or between two materials in direct contact. तो कंडक्शन के अंदर बेसिकली क्या होगा, हीट का ट्रांसफर होगा, लेकिन वहां पे जो दो मटेरियल है जिनके बीच में आपस में हीट का एक्सचेंज हो रहा है, एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल में हीट का एक्सचेंज हो रहा है, इन्वायरमेंट से ऑर्गेनिज्म के बीच में हीट का एक्सचेंज हो रहा है, तो वहां पे वो जो दोनों मटेरियल होंगे वो डायरेक्ट कांटेक्ट में होंगे, दे मस्ट बी इन कांटेक्ट एंड देन देयर विल बी द एक्सचेंज ऑफ द हीट where thermal energy is transferred from the region of higher temperature to a region of lower temperature. जैसे कि हम यहाँ पे इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, दिस यूटेंसिल हैज हाई टेम्परेचर
and the hand has the low temperature. तो basically heat जो transfer होगी वो utensil से hand में transfer होगी, and this hand and the utensil are in direct contact. So there will be the transfer of heat from this utensil to the hand when they are in direct contact, and from a region of higher temperature to a region of the lower temperature. Radiation हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे this coil is very warm, it is releasing the heat into the environment में heat release करी radiation के through. So as the in this has the high temperature and the environment has low temperature, that's why it's releasing the heat to the environment through the radiation, and it does not need any medium. Next is the convection. Convection is a heat transfer phenomena that occurs through the movement of fluid, liquid और gases. जो convection होती है उसमें heat transfer होती है फ्लूइड्स की मूवमेंट के थ्रू. सपोज यहाँ पे यूटेंसिल के अंदर वाटर था, तो जो वाटर यूटेंसिल्स के सरफेस पे बिल्कुल लो, यहाँ पे वो जल्दी गर्म होगा. तो अब जो ऊपर वाला जो वाटर है वहां पे तो लो टेम्परेचर होगा, तो जो लोअर वाटर से अपर वाटर के पास हीट जाएगी थ्रू दी फ्लूइड, क्योंकि यहाँ पे फ्लूइड पार्टिकल्स है, एयर पार्टिकल्स है, तो उनके थ्रू यहाँ पे हीट ट्रांसफर हो रही है लोअर वाटर से अपर वाटर तक. सो दिस मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर इज द convection. So the convection is the method of the heat transfer in which the heat is transferred through the movement of air or liquid. जहाँ पे जो हीट जो ट्रांसफर होती है वो एयर और लिक्विड की मूवमेंट्स के थ्रू होती है, तो उस मेथड को हम बोलते हैं कन्वेक्शन. नाउ दिस इज द रेडिएशन, एंड द डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से अगर हो रही है तो conduction. So these are the different method of the heat transfer between the organism and the environment, or between the two materials. So this is all about the today's lecture. In the next lecture we will study about the Boltzmann's rules, Allen's rules and the Hess's rule. So this is all about. Thank you.